हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज आपको लेक्चर नंबर 2 मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दूसरा लेक्चर आपको मिलने जा रहा है। अगर आपने पहला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उस लेक्चर को जाकर आप देख लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। इसके साथ साथ आप लोग सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर रेगुलर सुबह क्विज होती है और प्रॉपर कोई भी नोटिफिकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी जानकारी होती है उस पर शेयर कर दी जाती है। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मध्यकालीन भारत की शुरुआत के बारे में। हमने पूरा ओवरव्यू दिया था कि शुरुआत कहाँ से होता है मध्यकालीन भारत। सबसे पहले शुरुआत होता है अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस वक्त दाहिर का शासन था, ठीक है। और अरब आक्रमणकारी के बाद हम लोग महमूद गजनवी के बारे में पढ़े, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़े, फिर हम लोग सल्तनत काल में चले आए थे। सल्तनत काल में हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। साथ ही साथ यहाँ पर तुगलक वंश में हम लोगों ने विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में देखा था। लोदी वंश के बाद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है और बाबर डालता है मुग़ल साम्राज्य की नींव, ठीक है। तो ये पूरी कहानी को जोड़ के जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सही तरीके से चीज़ें पता होंगी। पिछले लेक्चर में ट्रिक वगैरह के द्वारा ये सब चीज़ें याद करने के लिए आपको बताई जा चुकी हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य जब शुरू होता है तो सबसे पहले हम लोग बाबर के बारे में पढ़ते हैं। बाबर के बाद हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं और हुमायूं का युद्ध हुआ रहता है शेरशाह के साथ, तो शेरशाह के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। शेरशाह, बाबर, हुमायूं, फिर अकबर की बात आती है। बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब पढ़ते हैं। औरंगजेब के बाद उत्तर मुग़ल काल में हम लोग जाते हैं तो उत्तर मुग़ल काल में हम लोग बहादुर शाह जफ़र प्रथम और जहांदार शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और उसके बाद हम लोग बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। वही बहादुर शाह जफ़र द्वितीय जिसकी कब्र कहाँ पर है? रंगून, ओके, वहाँ पर कब्र है, भारत से बाहर कब्र है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, पूरा इसको कंप्लीट किया जाएगा। एकदम शांति से बैठे रहिए, सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस या फिर चाहे कहीं का भी पीसीएस, चाहे यूपीएससी हो, जो इतिहास होता है इतिहास तो सेम ही है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल साम्राज्य में सबसे पहले बाबर के बारे में। बाबर 1526 से 1530 तक रहता है। बाबर का जन्म 1483 में होता है। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा, ओके, 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। उसको हम लोग ट्रिक के द्वारा देखेंगे, ट्रिक के द्वारा देखेंगे। सबसे पहला आक्रमण जो होता है उसका बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जायजाद के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाजौर और भेरा को 1519 ईस्वी में यूसुफ जायजाद के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया, ठीक है। यहीं पर याद रखिएगा आप लोग कि 1518 में हुआ था खतौली का युद्ध। 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। महाराणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा और मेवाड़ के शासक राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा जी ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, जिसके बाद फिर भी उससे परेशान थे तो दौलत खां लोदी और राणा सांगा ने किसको निमंत्रण दिया? इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए बाबर को निमंत्रण दिया और बाबर आता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, याद रखिएगा। खतौली का युद्ध 1518 में, फिर उसके बाद 1519 में यूसुफ जायजाद के विरुद्ध बाबर का युद्ध होता है। बाजौर और भेरा को अपने में मिला लेता है और निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने दिया था। बाबर द्वारा लड़े गए ये जो प्रमुख युद्ध हैं, देखिए, पहला तो हम लोग देख लिए यूसुफ जायजाद के विरुद्ध। यहाँ पर 4 युद्ध दिख रहे हैं। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। सब युद्ध 26, 1526, 27, 28 और 29 में, ओके। अब इसके लिए एक ट्रिक बहुत फेमस है, पान खा और चल घर,
पान खा चल घर, पान खा चल घर, पा से पानीपत, खा से खानवा, च से चंदेरी और घ से घाघरा। पान खा चल घर, याद रखिएगा, पान खा चल घर, पा से पानीपत, खा से खानवा, च से चंदेरी, घा से घाघरा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1557 में खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, बाबर विजयी हुआ। पानीपत का खानवा का युद्ध राणा सांगा जी ने निमंत्रण दिया था, ये सोचे थे कि बाबर आएगा, युद्ध लड़ेगा, इसको हराएगा, लूटेगा और वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर आता है फिर यहीं पे रुक जाता है, जाता नहीं है, तो फिर राणा सांगा से युद्ध हो जाता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा के युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? गाजी की उपाधि धारण की थी खानवा के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध में 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच होता है, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में। ठीक है, चंदेरी मेदिनी ऐसे याद कर लेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। घाघरा के युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था। ये चारों युद्ध आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाबरनामा की रचना अभी हम आगे देखेंगे, थोड़ा सा आगे। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी, उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो केबीसी में कौन बनेगा करोड़पति में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा सुल्तान था, शासक था जिसको 2 बार दफनाया गया था, तो वो बाबर था। आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया, अफगानिस्तान काबुल। ओके, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुर रहीम खान खाना ने किया, बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं होता है। बाबरनामा की रचना बाबर खुद करता है जिसका फारसी में अनुवाद अब्दुर रहीम खान खाना ने किया। बाबर नामा जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? जॉन लेडन एंड विलियम राइकन ने। जॉन लेडन और विलियम राइकन ने बाबरनामा को अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका। ठीक है, याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस में। बाकी ये सब चीज़ें आपको तो पता होनी चाहिए। ओके, तो बाबर के बारे में ये चीज़ें आपको पता चल गई। थोड़ा सा और देखते हैं। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गजे बाबरी का शुभारंभ किया, सड़कों की माप के लिए। बाबर अपने साथ 2 महत्वपूर्ण खेल भारत लेके आया था जिसमें गंजीफा था, ताश का खेल, इश्कबाजी, कबूतरों का खेल। इश्कबाजी उसका प्रिय खेल था। ठीक है, बाबर ने एक नए तरह के छंद मुबैयान का सृजन किया। मुबैयान नामक पदशैली का जनक इसी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे और कुछ चीज़ें लिखी हैं। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया जिसे नूरे अफगान कहा जाता था, परंतु अब इसे आराम बाग कहा जाता है। ठीक है, बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। बाबरनामा के कुछ अंश दृष्टि आय से लिए गए हैं, यहाँ पर देखिए। बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की इस कृति को, बाबरनामा जो है तुर्की भाषा की इस कृति को तुजुके बाबरी भी कहते हैं। बाबर की आत्मकथा का अनुवाद पायंदा खां तथा अब्दुर रहीम खान खाना ने फारसी और श्रीमती वेब्रिज ने अंग्रेजी में किया, हमने देखा। बाबर प्रकृति प्रेमी था, भारत की जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यहाँ नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। क्या कहता है? यहाँ नदियों और पहाड़ों के सिवा कुछ भी नहीं है। इस पुस्तक में उसने 5 मुस्लिम राज्यों बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी
5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर व मेवाड़ का उल्लेख किया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। विजयनगर व मेवाड़ का उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो यहाँ से उठा सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख बाबर ने नहीं किया है, कौन से राज्यों का उल्लेख नहीं किया, यहाँ से बन सकता है। तो मुस्लिम राज्य 5 बंगाल, दिल्ली, मालवा का उल्लेख किया है, गुजरात, बहमनी तथा 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है, ठीक है। बाबरनामा में बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ये हम जब पढ़ रहे थे विजयनगर, उसमें भी हमने आपको बताया था। बाबर लिखता है कि भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं, यहाँ अक्लमंदी और प्रतिभा दुर्लभ है, कला और दस्तकारी पिछड़ी हुई है, ठीक है। बाबर ने लिखा है कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ सोने चांदी की अथाह संपत्ति है ना। बाबर ने लिखा कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते, ठीक है। ये बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है। तो बाबर के बारे में चीज़ें आपको पता हो गई, है ना, सब चीज़ें हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हुमायूं के पास चलेंगे हम लोग। बाबर का लड़का था हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। बाबर जो है कि हुमायूं, बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं जो है आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार, बहुत पिता की बातें मानने वाला था, तो उनके निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्ज़ा अस्करी को संभल, मिर्ज़ा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को हुमायूं ने बदख्शां का प्रदेश दिया। 1533 में हुमायूं ने दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना की थी। हुमायूं 4 युद्ध लड़ता है। यहाँ पर आप देखिएगा, देवरा, इसको ट्रिक के द्वारा देख लीजिए, देवरा, चौसा, देवरा, इसको ये ट्रिक है, दे 24, दे से देवरा, चौ से चौसा, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 24 या दे चौकस भी कह सकते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में होता है, और सरहिंद, सा से सरहिंद, ठीक है। तो ये 4 युद्ध होते हैं। अब हम सीधे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देवरा का युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में, 1531 में। चौसा का युद्ध की बात यहाँ हो रही है 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा है। वही शेर खां शेरशाह, इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। तो देवरा हो गया, चौसा हो गया, बिलग्राम और कन्नौज हो गया। ये युद्ध जो हुए हैं इसको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में सेट करने के लिए दिया जा सकता है, याद रखिएगा। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली और अकबर जैसे महान सम्राट का जिनसे जन्म होता है। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1555 में पुनः आता है। उसके पहले तक शेरशाह सूर वंश का शासन चलता है, ठीक है। उसके पहले तक 1540 से 1555 तक। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं यही सरहिंद का युद्ध। 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीनपना जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरता है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, हुमायूं की। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। कौन किया है, गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं ने ऐसा नियम बनाया था, ओके। तो ये हुमायूं की बातें हो गई। हुमायूं की दुर्बलता की बातें लेनपुल लिखते हैं कि हुमायूं की असफलता का एक मुख्य कारण उसकी सुंदर परंतु विवेक रहित दयालुता थी।
हुमायूं ने कभी स्थिति के अनुकूल कार्य नहीं किया। चौसा के युद्ध में नीचे स्थान पर शिविर होने के कारण जब वर्षा का पानी उसके शिविरों में भर गया तथा जिसकी वजह से उसे हारना पड़ा, तो इससे सबक लेकर उसने बिलग्राम, जो कन्नौज का युद्ध हुआ, कि युद्ध के समय ऊंचे स्थान पर शिविर लगाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं किया और एक बार फिर उसे पुरानी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसा लेनपुल लिखते हैं हुमायूं की दुर्बलता के बारे में। ओके, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, हुमायूं भी हो गए, अब शेरशाह की बात करते हैं। 1540 वही शेरशाह जो हुमायूं को भगा देता है देश से बाहर। शेरशाह की बात करते हैं 1540 से 1545। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। अफगान वंशी याद रखिएगा। शेरशाह का जन्म, इसके पहले अफगानी शासक कौन थे? जो लोदी वंश था, पहले अफगानी थे। ये देखिए, ये भी अफगान वंशी है, शेरशाह सूरी था। शेरशाह का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। बचपन का नाम फरीद खां था। इसके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक थे सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेर शाह बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1540 में जब हुमायूं को हरा देता है बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में, तो गद्दी पर बैठता है। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 में हो जाती है। उस वक्त उक्का नाम का आग्नेयास्त्र वह चला रहा था। आग्नेयास्त्र, आग वाला अस्त्र चला रहा था, उक्का नाम का। ठीक है, तो कालिंजर का किला कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में ही है शायद। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। अब सासाराम कहाँ पर है कमेंट करिएगा इसको भी। बिहार के किस जिले में सासाराम है कमेंट जरूर करिएगा। रोहतासगढ़ किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल की जाती थी। 1/3 भाग पैदावार का। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। कबूलियत एवं पट्टा पे जमीन दी जाती है ना, पट्टा पे। कबूलियत एवं पट्टा की शुरुआत शेरशाह ने ही की थी। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित करता है शेरशाह। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाता है शेरशाह। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया। हम लोग जब पढ़ रहे थे इब्न बतूता की रेहला के बारे में, जब हम लोग सुने इब्न बतूता की रेहला, उसमें डाक प्रथा के बारे में पता चलता है कि तुगलक वंश में, ठीक है, डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा किया गया है ना। शेरशाह के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से? तारीख़े शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखा है। तारीख़े शेरशाही कौन लिखा है? अब्बास खान शेरवानी। ये जो राइटर एक एक दिख रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगर पढ़ रहे हो लूसेंट उठाइए, उसी में लिख लीजिए। यहाँ पर जो है कि दृष्टि IAS लूसेंट और भी जगह से घटना चक्र से मटेरियल लिख दिए गए हैं, ला के रख दिए गए हैं, और एक साथ अध्ययन यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तारीख़े शेरशाही अब्बास खां शेरवानी, यही सब सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ से भी सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़क आजम कहा जाता था। इसे ही आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने GT रोड कहकर पुकारा। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सराएँ बनवाई तथा जगह जगह पर पानी, वृक्ष व मस्जिदों की व्यवस्था करवाई। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार करता था। इतिहासकार कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा। इतिहासकार कानूनगो ने, कौन? इतिहासकार कानूनगो ने। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं।
तारीख़ शेरशाही अब्बास खान शेरवानी, याद रखिएगा। अब बात आती है शेरशाह के बाद अकबर। 1542 से 1605 तक सम्राट अकबर का जन्म होता है कहाँ पर? हमीदा बानो बेगम के गर्भ से 1542 में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में होता है। तबकाते अकबरी लिखते हैं निज़ामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। 1556 में पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर का शिक्षक था अब्दुल लतीफ़ ईरानी, ठीक है। कौन था? अब्दुल लतीफ़ ईरानी, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर अकबर बैठता है, ओके। पानीपत का द्वितीय युद्ध, दूसरी लड़ाई। पानीपत का प्रथम युद्ध आपने देखा 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी। 1556 में अकबर और हेमू के बीच होती है पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच होती है। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे जिनकी मुख्य भूमिका इसमें थी। मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। अब अकबर छोटे थे, आपने जोधाबाई पिक्चर देखी होगी तो उसमें देखा होगा, पहला युद्ध दिखाया गया वहाँ पर किस प्रकार से बैरम खां सर कलम कर देता था जिसको अकबर ने रोका था, उस पिक्चर में दिखाया गया है। उसके बाद अकबर उनसे कहता है कि आप चले जाइए तीर्थ यात्रा पे चले जाइए, तो वो तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं और मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। बैरम खां क्या थे? अकबर के संरक्षक थे। 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया, याद रखिएगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें, अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन थे? मान सिंह थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में 1597 में हो जाती है। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने समुद्र देखा। गुजरात विजय के दौरान सर्वप्रथम तो पुर्तगालियों से मिलता है और वहीं पहली बार वो समुद्र देखता है। ये कुछ जीते गए प्रदेश हैं अकबर के द्वारा, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। दीन-ए इलाही धर्म शुरू करता है अकबर। अब कब शुरू करता है उसको भी अभी देखेंगे। दीन-ए इलाही धर्म को शुरू करता है। दीन-ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन-ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक बीरबल था, जिनके बचपन का नाम महेश दास था। किसी समीक्षा अधिकारी पेपर था शायद हाईकोर्ट का, उसमें पूछा गया था कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, ठीक है। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल जो थे 1580 में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। 10 साल की व्यवस्था लागू की। किसके लिए? किस चीज़ के लिए? राजस्व के लिए, भू राजस्व के लिए। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था। अब्दुस समद, ओके, ठीक है, याद रखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर हैं। टोडरमल 1580 में 10 साल बंदोबस्त शुरू करते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, चित्रकार अब्दुस समद दीन-ए इलाही धर्म शुरू करता है। जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान करता है। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अकबर के शासनकाल में एंटोनियो मोंसेराट भी आया था, राल्फ फिंच भी आया था 1591 में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। 1591 में राल्फ फिंच भी आया था। एंटोनियो मोंसेराट अंग्रेज, ये भी आया था अकबर के शासनकाल में, ओके। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। दसवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरे थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इस बार लग रहा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे कि
इनको सही तरीके से सेट करिए क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। सबसे पहले कौन सा हुआ है, फिर उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ। तो दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर समाप्त 1563 में, जजिया कर समाप्त 1564 में, फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण राजधानी 1571 में, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। दास प्रथा 62, हरमदल से मुक्ति 62, तीर्थ यात्रा समाप्त 1563, जजिया कर समाप्त 1564, फतेहपुर सिकरी स्थानांतरित हुई राजधानी 1571, दीन इलाही की स्थापना 1582, इलाही संवत की शुरुआत 1583, राजधानी लाहौर स्थानांतरित 1585। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे इस बार, इनको सेट करने के लिए तो थोड़ा सा इसको फोकस करिएगा। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे, उनसे अक्सर जाके मिला करता था अकबर। अकबर को सिकंदराबाद के निकट दफनाया गया था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। स्थापत्य कला की बात करें तो अकबर ने कई चीज़ें बनवाई थी, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। ठीक है, अकबर के दरबार के को सुशोभित करने वाले नवरत्न थे, इनको अभी हम पीछे देखेंगे। नीचे अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक था। अकबरनामा अबुल फजल, दीन इलाही का कट्टर समर्थक कौन था? अबुल फजल। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास से एक बार बता चुके। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं क्या? मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग आदि। कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। किसको? अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि दी थी। यही तानसेन इन्हीं को, जो ग्वालियर के थे, मियाँ की टोढ़ी, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी थी, और वही यूसुफजाई हैं सब जो 1519 में बाबर युद्ध लड़ता है यूसुफजाइयों के बीच और बाजर और भेरा को अपने अंडर में लेता है। ठीक है, 1602 में सलीम, उनका लड़का अकबर का, जहांगीर, जो जहांगीर था, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। तो अबुल फजल की हत्या कौन किया? वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने, जिसको सलीम जहांगीर ने निर्देश दिया था कि निपटा दो इनको। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। अनुवाद विभाग, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी थी। राजकीय भाषा फारसी थी। ठीक है, महाभारत का फारसी भाषा में रज़्मनामा नाम से, महाभारत का फारसी भाषा में रज़्मनामा नाम से अनुवाद बदायूनी नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किया था। बदायूनी का नाम अक्सर लिया जाता है। महाभारत का फारसी में अनुवाद। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पिछली बार पूछा गया था। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। मौलाना कौन? पंचतंत्र का फारसी भाषा में अबुल फजल ने अनवर सादात नाम से, मौलाना हुसैन फैज ने यार दानिश नाम से किया। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अकबर के काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को सीरी कलम और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीर को दिया। सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को, जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। ओके, याद रखिएगा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ पर बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र, सीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को, जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को, रज़्मनामा नाम से महाभारत का अनुवाद,
अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। मुगलों की फारसी भाषा जो थी राजकीय फारसी थी, ठीक है। बीर सिंह बुंदेला ने मारा था अबुल फजल को, ठीक है। अबुल फजल का बड़ा भाई था फैजी, जो क्या था, अभी हमने देखा था, बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अकबर से रिलेटेड, इससे ज़्यादा और क्या ढूंढेंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे। शाहजहाँ के युग में ही दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खां ने कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था को अपनाया। जो टोडरमल थे, टोडरमल अकबर के शासनकाल में, वैसे ही 1707 में जब औरंगजेब मर जाता है तो उसके बाद मुर्शिद कुली खां, मतलब उसके पहले से ही वो मुर्शिद कुली खां वहाँ होते हैं दक्षिण भारत में। तो मुर्शिद कुली खां ने कृषि विकास के लिए 10 साला व्यवस्था को अपनाया और इसलिए उसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण का टोडरमल किसे कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां को, ठीक है। अकबर के ये 9 रत्न थे। 9 रत्न। बीरबल जन्म कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। वह एक कुशल वक्ता, कहानीकार एवं कवि थे। अबुल फजल ने आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। टोडरमल जी को जानते हैं। टोडरमल ने भूमि संबंधी सुधार कार्य किए एवं उसे गुजरात का दीवान भी बनाया गया था टोडरमल को। तानसेन के बारे में आप सुने ही हैं। तानसेन, संग्रिष्ट सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तानसेन जी का नाम रामतनु पांडे था, ठीक है। तानसेन की प्रमुख गायन कृतियाँ मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, ठीक है। मियाँ का सारंग भी एक है। रामतनु पांडे तानसेन का नाम। मान सिंह कछवाहा राजपूत थे। आमेर के राजा भारमल के पौत्र थे। इन्होंने मुगल विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल रहीम खान खाना या बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां अब्दुल रहीम खान का ना बैरम खां जो कौन? बैरम खां, अकबर जिसको क्या किया था, अकबर का संरक्षक था ना, तो बैरम खां को वापस भेज दिए कि जाइए अब तीर्थ यात्रा करिए। तो उन्हीं का पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे गुजरात विजय के बाद अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। इसने बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया, ठीक है। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया। फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था तथा अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। तो लीलावती लिखा किसने? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। लीलावती से रिलेटेड उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन अभी पूछा गया। मुल्ला दो प्याजा यह अकबर के सलाहकार थे। ये 2 प्याज खाया करते थे जब खाना खाते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया गया था मुल्ला दो प्याजा। जब भी खाना खाते थे 2 प्याज लेके बैठते थे। हकीम हुकाम यह रसोई घर का प्रधान था। साथ ही लिपि पहचानने व कविता समझने में अपने समय का एक विशेषज्ञ था। तो अकबर से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपने देख लिया। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं जहांगीर के पास। 1605 से 1627 तक जहांगीर के शासनकाल में बहुत से अंग्रेज़ वगैरह आए थे, है ना। अकबर के बाद जहांगीर हमने देख लिया। बाबर के बारे में देख लिया। बाबर, हुमायूं के बारे में देख लिया, अकबर के बारे में देख लिया। अब हम जहांगीर के पास आ गए। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी यही सलीम था, ठीक है। सलीम जो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठता है। 30 अगस्त 1569 में जन्म होता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। आगरे के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुके जहांगीरी शुरू किया था नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खान को है। मौतबिंद खान, ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जालंधर के निकट भैरावल नामक स्थान में युद्ध होता है। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है और खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी क्योंकि इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इसलिए इनको फांसी दिलवा दी थी। ओके। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर
जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ठीक है, खुर्रम ही क्या बने, शाहजहां। ठीक है, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। ओके, अब जहांगीर के कुछ कार्यक्रम थोड़ा अलग टाइप के हैं। नूरजहां है, नूरजहां ईरान के निवासी हैं, मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री हैं। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा यानी नूरजहां अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। तो ये पूरी कहानी थी। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। किसकी पुत्री थी, मिर्ज़ा गियास बेग की पुत्री नूरजहां थी। यानी अब उनके ससुर जी हो गए, तो ससुर जी को इत्मादुद्दौला की उपाधि प्रदान करते हैं और शाही दीवान बना देते हैं, है ना। लाडली बेगम थी शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री। मेहरुन्निसा मतलब नूरजहां की पुत्री। नूरजहां की पहली शादी शेर अफगान से हुई थी, यानी अली कुली बेग के साथ शादी हुई थी। उसकी पुत्री थी लाडली बेगम, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ होती है। जहांगीर के 5 पुत्र थे। खुसरो, जिसके साथ युद्ध होता है और कैद में डाल देता, खुर्रम जिसको शाहजहां की उपाधि देता है, ठीक है, और परवेज, शहरयार और जहांदार, यानी लाडली बेगम की शादी कर देता है अपने ही पुत्र किसके साथ, शहरयार के साथ। नूरजहां की माताजी थीं अस्मत बेगम। गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी इन्होंने, गुलाब से इत्र, ठीक है, इत्र नगरी कन्नौज, याद रखिएगा, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी इन्होंने। महाबत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां में उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। ये 1626 की बात है। आगे कुछ चीज़ें हैं। भीमौर नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर लाहौर, जहांगीर लाहौर, लाहौर। जहांगीर क्यों कहाँ दफनाया गया, लाहौर में। बाबर को कहाँ, बाबर को काबुल में 2 बार दफनाया गया उसको, आगे हम देखेंगे। मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। कब, जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये लोग थे। जहांगीर ने आगा रजा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। आगा रजा चित्रणशाला, याद रखिएगा, आगरा में। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस एवं नादिर उज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर नादिर अल उस और अबुल हसन नादिर उज्जमा, याद रखिएगा, ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस्ताद मंसूर जो है कि पक्षियों का चित्र बनाया करते थे और अबुल हसन कौन सा चित्र बनाते थे, इसको आप कमेंट करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तो याद ही रखिए, आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था किसने, जहांगीर ने। अब आगे, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि यदि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी के चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है ना। अब 4-5 चित्रकार, 8-10 चित्रकार उनके रहे होंगे तो उनका जाने होंगे या फिर भौकाल लगा दिए होंगे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्मादुद्दौला का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण। इत्मादुद्दौला कौन थे, नूरजहां जो थी उनके पिताजी थे मिर्ज़ा गियास बेग, इत्मादुद्दौला को उपाधि दी गई थी। उनका मकबरा नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुग़ल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में
पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। पितृदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। आप ताजमहल देखेंगे उसमें भी पितृदुरा का काम किया गया है, देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि दीवारों पे किस प्रकार का कार्य किया गया है, यही पितृदुरा होता है। बिहार पीसीएस में पिछले वर्ष से क्वेश्चन पूछा गया था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान प्रयाग पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने, इत्मादुद्दौला के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक चीज़ ये देख लेते हैं, बाबर को कहाँ, काबुल में। पहले तो आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, फिर उसके द्वारा चुने गए स्थान काबुल में। हुमायूं को दिल्ली में दफनाया गया। ठीक है। और अकबर को सिकंदरा में, जहांगीर को लाहौर में, शाहजहां को आगरा में। कहाँ कहाँ दफनाया गया, कहाँ कहाँ पर इन लोगों का मकबरा स्थित है, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। तो हम लोग जहांगीर के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा और चीज़ें हैं। एक डच यात्री था फ्रांसिस्को पेलसर्ट, फ्रांसिस्को पेलसर्ट या पल्सर्ट नाम है इसका, जिसने रिमास्ट्री बुक लिखा है। ये जहांगीर के शासनकाल में आया था। इसके अलावा विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, टॉमस रो और हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, टॉमस रो, हॉकिंस भी आया था। डच यात्री फ्रांसिस्को पेलसर्ट भी आया था, जिसने रिमास्ट्री किताब लिखी है। ओके, याद रखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, आगे और देखते हैं चीज़ें। मतलब जहांगीर तक चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग जहांगीर के समय विदेशियों के दौरे जो हुए हैं उनको देख लेते हैं। विदेशियों के दौरे, कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने भारत आए। हॉकिंस एक साहसिक अंग्रेज नाविक था जो 1608 ईस्वी में भारत यानी सूरत में आया था। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से भारत के मुगल सम्राट अकबर के नाम एक पत्र लाया था। ठीक है। किंतु जब वह भारत पहुंचा तो सम्राट अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन गया था। हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिला 1609 में और फारसी में बात की। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। इंग्लिश खान जहांगीर को याद रखिए। टॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम ने भेजा था इनको। टॉमस रो जहांगीर से सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल हो गया। और फ्रांसिस्को पेलसर्ट के बारे में हम बताएं कि जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था इसने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर से रिलेटेड ये चीज़ें और भी कुछ चीज़ें। अब जहांगीर कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां, जहांगीर के पुत्र शाहजहां। शाहजहां जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठता है और राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 1592 में खुर्रम इनका नाम था। शाहजहां इनका जन्म लाहौर में होता है। खुर्रम नाम था, शाहजहां यही कहलाते हैं, खुर्रम ही। ठीक है। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर पद प्रदान किया था। इसने महाबत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। इसने नूरजहां, ठीक है, नूरजहां वही अभी जो पीछे देखे उनके बारे में। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। शाहजहां की वैसे 14 बीवियाँ या 15 बीवी थीं, वाइफ थी इनकी। फिर भी अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण, आपने एक मूवी अभी आई थी जिसमें अब्दाली ऐसे करके पानीपत मूवी आई थी, उसमें आपने देखा होगा संजय दत्त जो बैठा था वो मयूर सिंहासन पे बैठा था। और संजय दत्त ने किसका रोल किया है? अहमद शाह अब्दाली का। तो मयूर सिंहासन लेके चला गया था। तो मयूर सिंहासन बना कब था? मयूर सिंहासन निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका कलाकार था, मुख्य कलाकार बेबादल खां था। याद रखिएगा, शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग। अभी चित्रकला की बात की तो जहांगीर। ओके, ठीक है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दिल्ली घूमेंगे, दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब बनवाए हैं।
शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। आगरा की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करेंगे तो शाहजहाँ ने, आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण उसकी पुत्री जहाँ आरा ने करवाया था। शाहजहाँ के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम थे। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ थे लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि? गुड़ समंदर, लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह, इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। सर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत करवाई। याद रखिएगा। शाहजहाँ के शासनकाल में पादशाहनामा लिखता है अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहाँनामा लिखता है इनायत खां। शाहजहाँनामा इनायत खां लिखते हैं। याद रखिएगा, शाहजहाँनामा इनायत खां, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। शाहजहाँनामा इनायत खां, पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी। याद रखिएगा, अन्यथा क्वेश्चन जब पूछा जाएगा, जब याद नहीं रहेगा तो एक बार इनको देखेंगे, एक बार उनको देखेंगे, फिर उसके बाद देखते देखते आगे बढ़ जाएंगे आप। थोड़ा सा और चीज़ें आगे हैं। शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। 1657 में शुरू हो जाता है। 18 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। लो भैया, शाहजहाँ जी को बंदी बना लिया, उनका खुद का लड़का। 1658 में दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध होता है। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध होता है। धर्मट का युद्ध, यहाँ पे हमने ट्रिक बनाई है, धंसा दे, धंसा दे मतलब धंसा देना कोई चीज़, तो धंसा दे, धर्मट, सामूगढ़, देवराई। 2 युद्ध 1658 में हुए हैं, तीसरा 1659 में हुआ है। तो सीरियल वाइज याद रखेंगे, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध है ना, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। सामूगढ़ का युद्ध होता है, धर्मट का युद्ध 1658 में, इस युद्ध में दारा की पराजय होती है। सामूगढ़ का युद्ध, इसमें भी दारा की पराजय होती है। अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध होता है और इसमें भी पराजित होता है, लेकिन युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 को उसकी हत्या कर दी जाती है। दारा शिकोह की, और औरंगजेब शासन करना शुरू कर देता है। दारा शिकोह बहुत विद्वान था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। मज्म उल बहरीन नामक इसने लिखा भी है। मज्म उल बहरीन किसने लिखा? तो दारा शिकोह। आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ भी निपट जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दारा शिकोह को किंग ऑफ लॉफ्टी फार्चून शाह बुलंद इकबाल भी कहा जाता है। किंग ऑफ लॉफ्टी फार्चून शाह बुलंद इकबाल, याद रखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पे हैं। यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे, बहुत हिस्ट्री बोरिंग हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा कम चीज़ें पढ़िए, वहाँ पे नोट कर लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। बिना रिवीजन के तो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है मटेरियल। विदेशी यात्री, शाहजहाँ के शासनकाल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर फ्रांस का था, फ्रांसीसी। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर फ्रांसीसी, जो एक जौहरी था, शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। उसने पूर्व की 7 यात्राएं की थीं, जिसमें से 6 बार वो हिंदुस्तान आया था। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर फ्रांसीसी था, भारत आया था, 6 बार आया था। उसने भारत के हीरों और हीरो की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है। ठीक है। दूसरा यात्री फ्रांसिस बर्नियर था। फ्रांसिस, ये भी फ्रांस का है, फ्रांसिस नाम है। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर, ये भी फ्रांस का था, जौहरी था, हीरे और खदानों की बात कर रहा है, 6 बार हिंदुस्तान आया था। फ्रांसिस बर्नियर जो एक फ्रांसीसी चिकित्सक था, वह हिंदुस्तान आया तब शाहजहाँ के बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। ठीक है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। चिकित्सक था, बर्नियर चिकित्सक था। ठीक है। बाद में तोपची वगैरह ऐसा कुछ है, इसके बारे में हमने शायद यहाँ कहीं लिखा है पीछे। किसके बारे में? मनुची तोपची था। चलिए, हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्रांसिस बर्नियर, जो चिकित्सक था, फ्रांस का था। तीसरी बात करें, इसके काल में आने वाले 2 इतावली यानी इटली वाले थे, पीटर मुंडी और निकोलो मनुची भी आए थे। इतावली यात्री निकोलो मनुची शाहजहाँ के शासनकाल में हुई अनेक घटनाओं, विशेषता उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था।
ठीक है। इतालवी यात्री निकोले मोनिची शाहजहां के शासनकाल में हुई अनेक घटनाओं में विशेषता उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी था। उत्तराधिकार का युद्ध जैसे धर्मठ, सामूगढ़, देवराई का युद्ध जो था। मनुची ने स्टोरियो दी मोगोर नामक अपने वित्रांत में समकालीन इतिहास का बहुत सुंदर चित्रण किया है। स्टोरियो दी मोगोर किसका? मनुची कहाँ का है? इटली का है। उत्तराधिकार के युद्ध के समय आया था स्टोरियो दी मोगोर, याद रखिएगा। याद नहीं रखेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। औरंगजेब की बात करते हैं। भारत का दर्पण स्टोरियो दी मोगोर मनुची ने लिखा है, जिसको भारत का दर्पण कहा जाता है। औरंगजेब 1658 से 1707 तक उज्जैन के दोहाद नामक स्थान पर इसका 1618 में जन्म होता है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। वही नूरजहाँ, ठीक है, जिनको भेज दिया था शाहजहाँ ने पेंशन देके, ठीक है। 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह होता है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर वगैरह वगैरह की उपाधि से 1658 को करवाता है। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। 1659 में हुआ था ना देवराई का युद्ध, हंसादे, धर्मठ, सामूगढ़, देवराई। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। इनके गुरु भी ऐसे थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। शिया और सुन्नी लोग होते हैं इस्लाम धर्म में, तो सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी और पाँचवें गुरु की हत्या जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि उन्होंने साथ दिया था किसका? खुसरो का, ठीक है। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि बहुत महत्वपूर्ण है, 1665 में होती है। जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि 1665 में होती है। 22 मई 1666 को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित होते हैं। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रख दिया जाता है। फिर बाद में कुछ वर्षों बाद शिवाजी का हमशक्ल को अपने वहाँ पर रख कर शिवाजी निकल लेते हैं बाहर। औरंगजेब 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर को पुनः लागू कर देता है 1679 में, 1679 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया, जिसको राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। राबिया उद दौरानी बीबी का मकबरा कहा जाता है, ठीक है। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोखला एवं राजाराम ने किया था, ठीक है। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता राजाराम के भतीजा चूरामन ने डाली। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी, लगभग 33%। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर जो था औरंगजेब का पुत्र, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जैसे हमने बताया कि मदन्ना अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। बीबी का मकबरा 1679 में राबिया उद दौरानी, 1686 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब मुगल साम्राज्य मिलाता है। 1679 में जजिया कर पुनः लगाता है। नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या कर देता है इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण। जहाँ आरा औरंगजेब की बहन थी, साहिबात उज जमानी की उपाधि देता है उनको। साहिबात उस जमानी की उपाधि देता है औरंगजेब की बहन उसको, अपनी बहन को, जो जहांआरा थी। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश देता है 1699 में। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती। इसे दौलताबाद में स्थित फ़कीर बुरहानुद्दीन गरीब के कब्र के अहाते में दफना दिया गया। फ़कीर बुरहानुद्दीन गरीब के फ़कीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफना दिया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब, काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था।
तो आपने देख लिया, सबसे पहले आपने देखा बाबर के बारे में, बाबर के बाद आपने देखा हुमायूं के बारे में, फिर आपने देखा शेर शाह के बारे में, फिर उसके बाद आपने देखा अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, फिर उसके बाद शाहजहाँ, फिर उसके बाद आपने देख लिया औरंगज़ेब के बारे में। और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे यहाँ पर आपको बता दिए गए। और भी कोई महत्वपूर्ण पॉइंट्स तो यहाँ पर नहीं छूट रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए थे वो भी आपको बता दिए गए। कुछ किताबें थी वो भी आपको बता दिए गए। तो औरंगज़ेब तक कंप्लीट होता है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं मुग़ल शासन व्यवस्था। मुग़ल शासन व्यवस्था क्या थी? मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था, ठीक है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र, उस सद्र एवं मीर समान विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। ओके। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था, ठीक है। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। लगानहीन भूमि को मदद ए मास कहा जाता था, जिस पे लगान नहीं ली जाती थी, का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों को प्रधान मीर समान था। मीर समान, समान समान, घरेलू विभाग सामान वगैरह लाना है तो मीर समान, ठीक है। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान था दरोगाए डाक चौकी कहलाता, दरोगाए डाक चौकी कहलाता था। शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य मुहत्सिब नामक अधिकारी करता था। मुहत्सिब। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर जो है, यहीं से क्वेश्चन 2018 पीसीएस या 2019 पीसीएस प्रीम पूछा गया है। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राट का बंटवारा सूबों में, मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, ठीक है। पहले साम्राज्य, फिर उसके बाद सूबा, सूबा का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में। साम्राज्य के बाद सूबा, सूबा के बाद सरकार, सरकार का परगना या महाल, महाल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर गांव में बटे थे। फिर से साम्राज्य, सूबा, सरकार, परगना या महाल, महाल जिला या दस्तूर में, और दस्तूर गांव में बटे थे, है ना। साम्राज्य, सूबा, सूबा फिर सरकार में, सरकार परगना या महाल में, महाल जिला या दस्तूर में, दस्तूर गांव में बटे थे। याद रखिएगा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, ग्राम थी, जिसे मावदा या दीह कहते थे। दीह, ठीक है। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। शाहजहाँ के शासनकाल में सरकार एवं परगना, सरकार एवं परगना, इन दोनों के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी, ठीक है। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर पूछा जाएगा, स्टेटमेंट बना के पूछे जाएंगे, ठीक है। हाँ, कुछ यहाँ पर जो बता रहे हैं कि जैसे सूबेदार, दीवान, बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान, कोतवाल नगर प्रधान, सिकदार परगने प्रमुख, आमिल ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना, लगान निर्धारित करना आमिल का काम होता था, है ना, ठीक है। ये सब चीज़ें देख लीजिए। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पर लिखा है कि भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि, जागीर भूमि, सयूरगल या मददे मास। खालसा भूमि क्या थी? प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, डायरेक्ट बादशाह के नियंत्रण में। जागीर भूमि क्या थी? जागीरदार कहते थे ना, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, जागीरदार, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि जागीर भूमि कहलाती थी। खालसा भूमि पूरा प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, पूरा उस पर किसका? बादशाह का नियंत्रण था। सयूरगल या मददे मास, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। याद रखिए, मिल्क मतलब दूध नहीं कहा जाता था। सयूरगल या मददे मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि थी, ठीक है। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का प्रयोग अकबर ने भी किया। राई का प्रयोग शुरुआत किसने की? शेरशाह ने। उसका प्रयोग अकबर ने भी किया। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था, ठीक है। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन
कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि दसाला बंदोबस्त के अंतर्गत, टोडरमल बंदोबस्त के अंतर्गत भूमि के कितने भागों में विभाजित किया गया था? पोलज, परती, चाचर, बंजर। पोलज क्या है? पोलज इसमें नियमित रूप से खेती होती हो। परती कहते हैं परती भूमि है, इस भूमि में पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर, यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नई प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। 1570-71 में टोडरमल ने खालसा भूमि जो प्रत्यक्ष रूप से पासाग नियंत्रण में थी, उसके लिए नई प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, तखसीस और दूसरी तहसील। जब्ती में तखसीस और दूसरी तहसील, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहा है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की दर को आधा कर दिया, 1/2 कर दिया कि 100 केजी अनाज उत्पन्न कर रहे हैं तो 50 केजी पहुंचा जाइए हमारे कोठी पे, मतलब कभी आओ हवेली पे 50 किलो लेके, है ना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राष्ट्र को उपज का आधा कर दिया। ठीक है, हमने क्या देखा? खालसा भूमि 3 प्रकार से विभाजित थी। जागीर भूमि, सयूरगर या मदर मास जो अनुदान दी जाती थी, मिल्क कहते थे इसको। शेरशाह ने राय पद्धति शुरू की थी, जिसको अकबर ने भी प्रयोग किया। अकबर ने करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किया। और दसाला बंदोबस्त 1580 में शुरू होती है। इसमें 4 प्रकार से भूमि विभाजित थी, पोलज, परती, चाचर, बंजर। ठीक है, और टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें 2 श्रेणियाँ निर्धारित थीं, तखसीस और तहसील। और नस्क प्रणाली औरंगजेब ने शुरू की, जिसमें 50%। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब कृषक 3 प्रकार से विभाजित थे। खुद काश्त मतलब खुद ही खेती करते थे। ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे। पाही काश्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। पाही काश्त, ठीक है। मुजारियन, खुद काश्त किसकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। पाही काश्त यानी दूसरे गांव जाकर खेती करते थे। मुजारियन खुद काश्त किसकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे, याद रखिएगा। बीच बीच में एक आध टर्म होते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, और अगर दिमाग में होता है वो तो क्वेश्चन सही हो जाता है, और एक आध क्वेश्चन मतलब प्लस हो जाता है। तो ध्यान से सुनिए। 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है और अभी थोड़ा सा और लेक्चर बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, अब 1 घंटे में अगर पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो इससे आसान बात क्या हो सकती है। मुग़ल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहाँ ने करवाया। आना कहते हैं 4 आना, 16 आना, 16 आने, सही बात है। आना शाहजहाँ ने करवाया। सबसे ज़्यादा रुपए की ढलाई औरंगजेब ने। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई। जहांगीर आकृति बनवाई। अब याद रखिए कैसे जहांगीर चित्र वगैरह बहुत ज़्यादा बनवाता था, चित्रशाला की स्थापना की थी। साथ ही उसी पर अपना एवं नूरजहाँ का नाम अंकित करवाया था। नूरजहाँ, ठीक है, उनका नाम भी अंकित करवाया था इम्प्रेस करने के लिए। मुग़ल कालीन सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था मुग़ल काल में। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। ठीक है, मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। क्या था? चांदी का रुपया था मुग़ल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। 1 रुपया में 40 दाम, ठीक है। 25 पैसा को 4 आना कहते थे, तो 1 रुपया बराबर 16 आना होता था। अभी वर्तमान की स्थिति देखें, 4 आना तो आप लोग चलाए होंगे, हम तो चलाए हैं। 4 आने में 1 चॉकलेट खरीदे हैं। 1 रुपये में 40 दाम होते थे। ठीक है, दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 1 रुपये में 40 दाम होते थे। मुग़ल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना। पैदल, घुड़सवार, तोपखाना, हाथी सेना। मुग़ल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से 2500 मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, 2500 से ऊपर प्राप्त करने वाले को अमीर आजम।
10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को उमरा, 2500 से ऊपर तक प्राप्त करने वाले को अमीर आजम। ठीक है, याद रखिएगा। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार के दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती हैं। मुग़ल की पूरी शासन व्यवस्था। अब हम उत्तर मुग़ल काल में चलते हैं। उत्तर मुग़ल काल में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में भी, जैसे औरंगजेब ने धर्मठ सामूगढ़ युद्ध, धर्मठ धसादे, धर्मठ सामूगढ़ देवराई का युद्ध 1658-1659 में लड़ा था। 2 युद्ध 1658 में, तीसरा 1659 में। तो जिस प्रकार से उसने युद्ध लड़ा था उत्तराधिकार का, वैसे ही उसके लड़के भी किए, है ना, वैसे ही किए। 3 बेटे थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद काम बख्श। मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद काम बख्श। मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के समय काबुल, आजम गुजरात, और तीसरा वाला था काम बख्श बीजापुर का क्या था, सूबेदार था। इन सब के बीच में युद्ध होता है। 1707 ईस्वी में मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करता है। दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। 1700 सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 में बहादुर शाह ने अपने तीसरे भाई कामबख्श को बीजापुर के निकट पराजित करता है। तो बहादुर शाह प्रथम शासन करता है 1707 से 1712 तक। बहादुर शाह प्रथम एक योग्य एवं विद्वान व्यक्ति था। वह समझौते तथा मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। थोड़ा चालाक आदमी मिल गया था। ठीक है, मेल मिलाप की बातें उसको अच्छी लगती थी। थोड़ा सा टैब हमारा हैंग कर रहा है, इसलिए लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, लेकिन हम रुकेगा नहीं, है ना, अपन झुकेगा नहीं। पुष्पा। बहादुर शाह ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित किए। उन्हें संतुष्ट करने के लिए गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किया, है ना। गुरु गोविंद सिंह के साथ मेल मिलाप किया। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात एक सिख नेता बंदा बहादुर के नेतृत्व में पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। इससे तंग आकर बहादुर शाह ने सिखों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया। अंततः इसी सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान इसकी मृत्यु 1712 में हो जाती है। ठीक है, उत्तर मुग़ल काल की थोड़ा सा एक बार आपको झलक पेश करते हैं हम। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला कुछ वर्षों के लिए, देख रहे हैं, फरवरी से जून, जून से सितंबर, इतने ही वर्षों के लिए। फिर मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां द्वितीय, और उसके आगे हो जाते हैं 2 लोग और हैं। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछली बार पूछा गया था। पिछली बार क्या 2017 में या 2018 में या 2019 में पीसीएस में पूछ लिया गया। बहादुर शाह जफ़र प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, इसके बीच में फर्रुखसियर शाह, रफ़ी-उद-दरजा, रफ़ी-उद-दौला हो जाते हैं। और यही 4 ठो शासक जो होते हैं, इसमें 1-2 लोग किंग मेकर की भूमिका में आते हैं। सैयद बंधु किंग मेकर की भूमिका में, यही 4 लोगों को किंग बनाने के उसके लिए किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। ठीक है, फिर अहमद बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। ओके, बहादुर शाह जफ़र को अब थोड़ा कम चीज़ें बताएंगे आपको, क्योंकि ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो था उसको शाह बेखबर खफ़ी खां ने कहा था। शाह बेखबर, ठीक है, शासकीय क्षमता में अभिरुचि ना होने के कारण शाह बेखबर कहा गया इनको। शाह बेखबर खफ़ी खां ने कहा था। शाह बेखबर मतलब इनको कोई खबर ही नहीं है, शासकीय क्षमता में अभिरुचि इनकी है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जहांदार शाह आता है, 1 साल तक शासन करता है 1712 से 1713 में। जहांदार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख। आप जब बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, अल्लाह बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे, तो इसी तरीके से उल्टा है। ठीक है, तो जहांदार को उल्टा करेंगे तो लंपट उल्लाह हो जाएगा, तो लंपट मूर्ख था ये, है ना। उत्तराधिकार के युद्ध में अपने तीनों भाइयों को पराजित कर 1712 में जहांदार शाह शासक बना। जहांदार शाह को ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां का सहयोग प्राप्त था, है ना। जहांदार शाह जो था, अब
ने अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में हिंदू और मराठा राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उसने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की पदवी दी तथा मालवा का सूबेदार बनाया। चौथा, सर्वदेशमुखी वसूलने के अधिकार दिए। ठीक है, मराठों से संबंध बनाए और साहू जी को चौथा और सरदेशमुखी वसूलने के अधिकार दिए। कहाँ पर? दक्कन में। जहांदार शाह के समय जजिया कर पर रोक लगा दी गई और इजारा व्यवस्था भी इसी ने शुरू किया गया। इजारा व्यवस्था मतलब ठेके पर राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे इजारा व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, याद रखिए जहांदार शाह लंपट मूर्ख है ना। अब क्यों कहा गया है इतना, उसके बारे में थोड़ा सा वो देना होगा समय। नीचे नहीं हो रहा है, टैब हैंग कर रहा है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। 1713 में जहांदार शाह के भतीजे फर्रुख सियर ने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से अपदस्थ कर देता है और उसकी हत्या करवा देती है। फर्रुख सियर आते हैं। फर्रुख सियर को क्या कहा जाता है? घृणित कायर कहा जाता है। फर्रुख सियर बंदा बहादुर को फांसी पर लटकवा देता है। इसके शासनकाल में सैयद बंधु अब्दुल्ला खां वजीर बन जाता है। हुसैन अली मीर बख्शी बन जाता है। ठीक है, सैयद बंधु ने जजिया कर पूर्णतः समाप्त कर दिया और तीर्थयात्रा कर की समाप्ति का भी आदेश दे दिया। ठीक, सबसे घटिया काम फर्रुख सियर करके गए थे कि 1717 में फर्रुख सियर ने एक फरमान के जरिए अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की। इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। फर्रुख सियर के कार्यकाल में ही सिख नेता बंदा बहादुर को मृत्युदंड दे दिया गया। ठीक है, यहाँ पर फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। और फर्रुख सियर रफ़ी दर्जात, फर्रुख सियर जब उसको सत्ता से हटा देते हैं, मरवा देते हैं, तो रफ़ी दर्जात और रफ़ी उद्दौला दो नए शासक बनते हैं। रफ़ी दर्जात जो है फर्रुख सियर के बाद जिसकी जल्दी बीमारी कारण मृत्यु हो जाती है। फिर रफ़ी उद्दौला होता है, ये भी जल्दी ही मर जाता है, अफीम का आदी था। फिर शाहजहाँ द्वितीय कुछ समय के लिए बनता है कि पुत्र शाहजहाँ द्वितीय के पुत्र रोशन अख्तर फिर बनता है, जिसका नाम क्या है? रोशन अख्तर मोहम्मद शाह, जिसको क्या बोलते हैं? मोहम्मद शाह, जिसका नाम रोशन अख्तर था। इसी के शासनकाल में सादतुल्लाह खान ने कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की 1719 से 1748, यानी लगभग सबसे ज़्यादा समय तक कह सकते कि ये था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन सर्वाधिक हो गया। सैयद बंधुओं को इसने ख़त्म करवा दिया, भले ही शासक बना हो। इसमें उसके शासनकाल में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल में स्वतंत्र राज्य, सादत खां के नेतृत्व में अवध में, निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खां के नेतृत्व में हैदराबाद, चूड़ामन व बदन सिंह ने भरतपुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही नादिर शाह का आक्रमण होता है। या नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह के उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली ने भी विशाल सेना के साथ पंजाब पर आक्रमण किया। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मोहम्मद शाह के अहमद शाह अब्दाली भी आता है और नादिर शाह भी आता है। ठीक है, मोहम्मद शाह को अधिक समय हरम में बिताने तथा उसके असंयत और विलासी आचरण के कारण रंगीला कहा जाता था। रंगीला, ओके, तो ये रंगीला थे मोहम्मद शाह। केबीसी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, किस शासक को रंगीला कहा जाता था? ठीक है, केबीसी में होते आप लोग तो सही कर लेते। अहमद शाह बहादुर 1748-1754, इसके शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली बहुत आक्रमण करता है। अहमद शाह के समय राजमाता उधम बाई के नाम से प्रसिद्ध महिला का प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप था। उसे किबला-ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। किबला-ए आलम की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, ज़्यादा इनको देखने की जरूरत नहीं है। अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली, याद रखिए, अहमद शाह बहादुर, अहमद शाह अब्दाली। उसके शासनकाल में बहुत आक्रमण होते हैं। अहमद शाह के शासनकाल में अब्दाली का। नादिर शाह फारस का शासक था, ईरान का नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध था। 1738 से 1739 के बीच भारत पे आक्रमण करता है। 1739 में नादिर शाह और मुगल सेनाओं के बीच करनाल का भीषण युद्ध होता है, जिसमें मुगलों की हार होती है और मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया जाता है। नादिर शाह 50 दिन तक दिल्ली में लूटपाट करता है। मुगल राज सिंहासन तख्ते ताउस तथा मुगल ताज में लगे विश्व के सर्वाधिक कीमती हीरे कोहिनूर को भी वापस ले गए। मयूर सिंहासन
तख्ते ताउस लेक चला जाता है, जिस पर कौन बैठता है, उसका नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, कोहिनूर भी लेक चला जाता है यहाँ से, है ना। अहमद शाह अब्दाली दुर्रे दुर्रानी के नाम से फेमस था, युग के मोती के नाम से। अहमद शाह अब्दाली मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है, 7 बार आक्रमण करता है, भारत पर 7 बार आक्रमण होता है इसका। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, मराठों के बीच होता है। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ पानीपत, तीसरी मूवी देखेंगे पानीपत का तीसरा युद्ध, तो उसमें पूरी मूवी के बारे में दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, लेकिन आप लोग उस मूवी में तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन वगैरह देख सकते हैं। अब्दाली ने 1767 में भारत पर अंतरिम आक्रमण किया, है ना। भारत से वापस जाने से पूर्व अहमद शाह अब्दाली ने अपने द्वारा जीते भारतीय प्रदेशों की सूबेदारी रुहेला सरदार नजीबुद्दौला को सौंप दी, जो मुगल साम्राज्य का मीर बख्शी था। ठीक है, यहाँ से इसके बाद से भारत पे धीरे धीरे अलग प्रकार का इतिहास शुरू हो जाता है। ये अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह के बारे में चीज़ें थीं, याद रखिएगा। तख्ते ताउस बेबादल खां उसने बनाया था। अब हम देखते हैं आलमगीर द्वितीय में के बाद थोड़ा सा समय रहता है, शाहजहाँ तृतीय भी शासन करता है, और उसके बाद शाह आलम द्वितीय होते हैं। शाह आलम द्वितीय, इनके शासनकाल में वही जो युद्ध होता है मीर कासिम वगैरह वाला 1764 का युद्ध होता है ना। 1759 से 1806 तक ये रहते हैं। तो इनके शासनकाल में 1757 में तो प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का पहले ही हो जाता है। शाह आलम द्वितीय होते हैं, बक्सर का युद्ध होता है इनके शासनकाल में, याद होना चाहिए आपको। और इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि इन्हीं के शासनकाल में होते हैं। और इनका पुत्र अकबर द्वितीय होता है, इनका पुत्र बनता है अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। अकबर द्वितीय कार्यकाल तक मुगल बादशाह मात्र लाल किले तक सिमट कर रह गए थे। अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण से बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, अंग्रेज़ों के संरक्षण से। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट हुआ। बहादुर शाह प्रथम से उत्तर मुगल काल शुरू हुआ था, बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से, उपनाम से शायरी लिखा करता था, इसलिए इसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का साथ देने के कारण रंगून निर्वासित कर दिया गया। 1862 में अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का भारत से अंत हो गया, भारत में अंत हो जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय देता है। राजा राम मोहन राय को ये भेजते हैं कि भैया चले जाइए ब्रिटेन चले जाइए, वहाँ पे बातचीत करके आइए कि हमारी पेंशन कुछ बढ़ा दें। अब ये ब्रिटेन चले जाते हैं राजा राम मोहन राय, और बेचारे वहीं पे बीमार हो जाते हैं, और पता नहीं सर्दी के मौसम में गए होंगे, बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं। ब्रिटेन के ब्रिस्टल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राय जी की। हमने मध्यकालीन भारत में शुरुआत पहले लेक्चर में की थी। सबसे पहले हम लोगों ने अरब आक्रमणकारी के बारे में, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखा। फिर उसके बारे में हम लोग महमूद गजनवी के बारे में देखा। महमूद गजनवी के बारे में बाद हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में देखा। फिर हम लोग सल्तनत काल शुरू होता है। सल्तनत काल में गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में विजयनगर साम्राज्य, 1336 में विजयनगर साम्राज्य, 1347 में बहमनी साम्राज्य बनते हैं। ठीक है, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, फिर लोधी वंश के बाद इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ठीक है, इब्राहिम लोधी के बाद बाबर के बाद आ जाता है कौन, हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में होता है, तो शेर शाह बनता है। ठीक है, शेर शाह के बाद शुरू हो जाता है अकबर। ठीक है, बाबर हुमायूं के बाद शेर शाह, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब के 3 बेटे होते हैं, तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। बहादुर शाह जफर प्रथम बनता है। बहादुर शाह जफर प्रथम को साहिब बेखबर कहा जाता है। बहादुर शाह जफर प्रथम के बाद जहांदार शाह बनता है, जिसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह के बाद फर्रुख सियर बनता है।
फर्रुखसियर को क्या कहा जाता है? फर्रुखसियर को कहा जाता है घृणित कायर। फर्रुखसियर के बाद रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला शासक बनते हैं। रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला के बाद शासन कौन करता है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह का आक्रमण होता है। ठीक है, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। फिर अहमद शाह आता है, फिर आलमगीर सेकंड आता है। ठीक है, शाह आलम द्वितीय आता है, अकबर द्वितीय आता है और सामने आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय आता है। और पूरा हम लोगों ने मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर लिया। जो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसके द्वारा हमें मोटिवेशन मिलेगा। हम और अच्छे लेक्चर बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएंगे। और 1 घंटे 19 मिनट का ये वीडियो लगभग हो गया है। मध्यकालीन भारत आपका कंप्लीट हो गया है। पूरा लेक्चर सही तरीके से आप लोगों ने देखा है। एक बार देखा है तो दोबारा एक बार और देखिए, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको और आपका मध्यकालीन भारत कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।